नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर लवलीन सोडी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पहले तो मैं मैम को वेलकम करूंगी अगेन। ये मैम, कैंसर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आज के सिनेरियो में। और अगर हम बात करते हैं ये कैंसर की फ्रीक्वेंसी जो लोगों में पाई जा रही है, बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। बिल्कुल इज इट ट्रू? बिल्कुल सही कहा आपने। कैंसर बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी बढ़ रहा है और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 2020 से 2040 के बीच जो 20 सालों में 20 सालों में कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 1.5 गुना हो जाएगा। सो इट विल बी एन एपिडेमिक काइंड ऑफ अ थिंग अमंग्स? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि 9 लोगों में एक को लाइफ टाइम में कैंसर होने की संभावना रहेगी by the middle of this century. That is something very grave situation हो जाएगी, मतलब अगर देखा जाए ग्रेव सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन एक ये चीज भी है कि कैंसर का इलाज भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। कैंसर भी बढ़ रहा है लेकिन इलाज बहुत इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण हम कैंसर के ऊपर विक्ट्री पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमली डायग्नोज होना चाहिए और सही जगह पे इलाज होना चाहिए। तो कैंसर बढ़ने के बावजूद कैंसर रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो नहीं बढ़ रही है। ओके, ग्रेट मैम। क्योंकि ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन है इट्स ओनली वुमेन ओरिएंटेड, तो अगर वुमेन में पाए जाने कैंसर्स के बारे में बात करें तो कितने तरह के कैंसर्स वुमेन में पाए जाते हैं? देखो, ऐसे तो किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। तो जेंट्स में जो है लंग कैंसर इज द कॉमनेस्ट। ओके। लेडीज में जो है ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है, फॉलोड बाय सर्वाइकल कैंसर। हमारे कंट्री में पहले सर्वाइकल कैंसर ज्यादा हुआ करता था नंबर 1 पे, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कॉमनेस्ट है और दूसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज पे ज़्यादा, शहरों में ज़्यादा, गांव में कम। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन मूव कर रही है, हमारी कंट्री की भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर जो है बढ़ रहा है। अनलाइक मैम, ये कॉजेस क्या होते हैं कैंसर बढ़ने के? जैसे आपने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सो व्हाट आर द मेजर कॉजेस जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है? क्या ओवेरियन कैंसर? ऐसा है कि एक तो कैंसर ज्यादा होने का कारण है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। ओके, ठीक है ना। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज बिटवीन 50 to 55 इयर्स। अभी हमारे कंट्री में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स से ऊपर हो गई है। yes. तो कैंसर बाय एंड लार्ज बढ़ती उम्र के साथ, कुछ कैंसर्स होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों में भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर कैंसर्स बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो एज बढ़ने से, सेकेंड इज देन पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, unhealthy sexual practices, multiple sexual partners, starting sex at a younger age। तो ये बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ कैंसर्स तो डायरेक्टली वायरस इन्फेक्शन से ही कॉज होते हैं। मैम, जैसे हमने बात करी अभी ओवेरियन कैंसर के बारे में या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इनकी स्क्रीनिंग किस तरह की जाती है? क्या टाइम पीरियड है? क्या मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक एज है? जैसे आपने एक्सपेक्टेंसी की बात बताई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है लोगों की, तो क्या ये बिकॉज हमने जो सुना है अभी रिसेंटली वो मिड 20s अबव भी मतलब लोगों को ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये इतना कॉमन ब्रेस्ट कैंसर से हो गया है, तो उसकी स्क्रीनिंग मतलब टाइमली स्क्रीनिंग क्या है? क्या अवेयरनेस है कि लोगों के अंदर होनी चाहिए और उसकी टाइमली स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए? देखो, हर कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं होता। स्क्रीनिंग टेस्ट का फायदा तब होता है कि उससे अगर हम किसी कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकें, उसका बेटर ट्रीटमेंट कर सकें और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकें। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। और मेजरली 3 चीज़ें हैं उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए। 1 इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर लेडी को 20 साल की उम्र के बाद अपना खुद से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। बेस्ट टाइम टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन इज इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट जो है उसमें सॉफ्ट टिश्यू होता है, पेनफुल भी नहीं होती, नोड्यूल नहीं होते, तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो खुद से करे। तो हर किसी को शायद ऐसा लगता है शुरू में कि मुझे क्या समझ आ रहा है कि मेरी ब्रेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, बट when you examine regularly you get to know your breast। आपको अपने ब्रेस्ट टिश्यू किस तरह से है, नॉर्मल है, उसकी पहचान हो जाती है। जिस दिन उससे कुछ हटके होगा
तो झट से लेडी को पता लग जाता है। एज अ लेमैन जो हम समझते हैं वो लगता है कि ब्रेस्ट का हैवी हो जाना या लम्प्स फॉर्मेशन, यही समझ में आता है, इससे आगे हम नहीं बढ़ते हैं। हाँ, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पेन है वो अक्सर ब्रेस्ट कैंसर में नहीं होती और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर जल्दी से डायग्नोज भी नहीं होता, क्योंकि पेन नहीं होती, लंप के लिए खुद एग्जामिन नहीं किया, चेकअप कराने गए नहीं, तो पता नहीं लगता। सो सेल्फ एग्जामिनेशन जब लेडीज करती हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो इंटरनेट से भी अवेलेबल है, हम भी अपने इसमें शो में रिकॉर्डिंग में दिखा देंगे। तो उसमें खुद से रोज हर महीने एक बार एग्जामिन करना है इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड, एंड देन यू गेट टू नो योर ब्रेस्ट। तो जिस दिन उसके अंदर कोई अलग टाइप का लंप या कुछ अलग टिश्यू आपको डिटेक्ट होता है, आप उसको नोट कर लेंगे एंड यू कैन गो फॉर इग्नोर ना करें उस टाइम, उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लंप तो है ही है, अगर लंप फील हो, अगर ब्रेस्ट की शेप चेंज हो रही है ना, स्पेशली अगर जो है एक ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो रहा है, या ब्रेस्ट की जो स्किन होती है, जैसे ऑरेंज पील स्किन होती है ना, ऑरेंज पील होता है, उस तरह की जो उसकी टेक्सचर हो जाए, जो है ब्रेस्ट निपल में से अगर डिस्चार्ज होता है, अगर वो कलरलेस या वाटरी या मिल्की डिस्चार्ज है, देन वी डोंट वरी। इफ इट इज ग्रीनिश ब्राउनिश देन वी वरी। अगर निपल रिट्रैक्ट हो जाता है, अंदर की तरफ खिंचने लग जाता है, देन अगेन दैट इज अ साइन कि ये कैंसर हो सकता है ना। तो इस तरह के कुछ भी चेंजेस हो तो पता लगना चाहिए। सेकेंड इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आप डॉक्टर के पास जाके कराएंगे। तो 20s और 30s में, मतलब 20 से 40 साल की उम्र में साल में एक बारी डॉक्टर के पास जाके अपना एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहिए। 40 इयर्स के बाद रेकमेंडेड है कि आप मैमोग्राफी कराएं। तो मैमोग्राफी भी बेसिकली तो एक्सरेज होते हैं, ब्रेस्ट के टिश्यू को 2 प्लेट्स के बीच पे कंप्रेस करके, तो उससे किया जाता है। और मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो काफ़ी अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है। जो लेडी को खुद से अगर कोई लंप का एहसास होना है, उससे 2 साल पहले वो लंप जो है मैमोग्राफी में नजर आ जाता है। मैम, एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस टाइम रहेगा, बहुत बार ऐसा होता है कि वुमेन हु आर ऑलरेडी गिविंग मिल्क टू अ चाइल्ड, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कई लोगों के ब्रेस्ट, और उसी टाइम पे कई लोगों को डिटेक्ट हो चुका है कि वो कैंसर के चांसेस भी बढ़ गए थे, बट वो ओवरलुक कर जाती हैं कि ये सब ब्रेस्ट का मामला ऐसा है कि उसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लम्प्स ब्रेस्ट में नॉन कैंसरस भी होते हैं, तो यंग एज में ब्रेस्ट फीडिंग में रेयर है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ भी ऐसा लगे तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी आप जाके एग्जामिनेशन करा सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे दे नॉट गो फॉर एनी स्क्रीनिंग। अल्ट्रासाउंड हो सकता है, उस समय मैमोग्राफी नहीं होती, लेकिन अल्ट्रासाउंड हो सकता है। अल्ट्रासाउंड कैन बी देयर। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, इन तीनों से जो है चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज होती हैं जिनके हु आर एट हाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर वाले कौन से होते हैं? जिन लेडीज को पीरियड बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हुए और लेट एज में बंद हो रहे हैं, तो जो नेचुरल हार्मोन्स का एक्सपोजर का टाइम है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। देन इफ देयर इज अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, मदर, सिस्टर्स, मासी, नानी, और स्पेशली अगर उनको यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, ठीक है ना, देन अल्कोहल इनटेक डेफिनेटली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो हर तरह के कैंसर को बढ़ाती है, हमें पता है, माउथ का और टंग का और लंग्स का टबैको से एसोसिएटेड है, लेकिन एक्चुअली वो हर ऑर्गन का कैंसर, इवन कोलन, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, सब चीजों का कैंसर स्मोकिंग से बढ़ता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वुमेन की, अगर इफ दे आर इनटू स्मोकिंग और टेकिंग टोबैकोस एंड ऑल, दे शुड प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग दोस थिंग्स। वो तो अवॉइडेबल है ही है, 100% है। और बहुत सारे लोग हार्मोन थेरेपी से डरते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो बर्थ कंट्रोल पिल्स से डरते हैं। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स का कुछ इंडिकेशन है कि शायद ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है उनसे, मिनिमल। देयर आर सम स्टडीज विच शो बढ़ता है, देयर आर अदर्स विच शो नहीं बढ़ता है। Whereas they protect from cancer of the uterus and cancer of the ovary. They protect. So जिस लेडी ने अगर अपनी लाइफ में 2 साल भी बर्थ कंट्रोल पिल्स खाए हैं, उसका ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर का चांस
सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। दिस इज अ न्यूज़ टू अस मैम, जनरली किसी को नहीं पता होता है। नहीं, ये तो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर की बात अगर हम करते हैं, सर्वाइकल कैंसर जो है वो एसोसिएटेड है इन्फेक्शन से। हाँ, मोर देन 90% सर्वाइकल कैंसर इज बिकॉज ऑफ HPV इन्फेक्शन। और HPV इन्फेक्शन क्या है? एक वायरस है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। तो जो मैं कह रही थी, अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के साथ जो है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, या आपका एक पार्टनर है, आपके पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो फिर दिस इज फॉर ऑल द गर्ल्स, इनफैक्ट फॉर ऑल द वुमेन हु आर इनटू मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज, उनको वो अवॉइड करना चाहिए फॉर देयर हेल्दी लाइफ, none other reason other than their own healthy life। बिल्कुल। तो फिर अगर जो है आपका आउट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप अगर कुछ है भी है रिलेशन, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एटलीस्ट बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स वगैरह यूज करें, जिससे कुछ तो इंसिडेंस कम होता है, राइट। देन सर्वाइकल कैंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इट इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। It's a slow growing cancer, but it is a cancer of younger women. तो इसीलिए कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो यंग एज में शुरू की जाती है। तो बिटवीन द एज ऑफ 21 to 30 पैप्समियर टेस्ट इट इज रिकमेंडेड। कोई लेडी सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको 21 साल से 30 साल के टाइम में भी जो है अपना पैप्समियर टेस्ट कराना चाहिए। और 30 साल से जो ऊपर उम्र हो जाती है तो फिर पैप्समियर और साथ में HPV इन्फेक्शन के लिए टेस्टिंग करा सकते हैं। और बाय द टाइम अ वुमन इज 65 इयर्स, अगर उसको तब तक कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर नहीं है, उसके बाद एक्सपेक्टेड है नहीं होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि नहीं होगा। सो इट इज अ कैंसर ऑफ यंगर पीपल बिकॉज बेसिकली इट कम्स थ्रू इन्फेक्शन। तो जिस लेडी को ये इन्फेक्शन 65 साल तक नहीं आया, फिर उसको आएगा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, राइट। सो पैप्समियर टेस्ट से जो है सर्वाइकल कैंसर को हम लोग प्री कैंसरस स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, इतने अर्ली स्टेज में कि जब वो 100% क्योरेबल है, इवन विदाउट अ मेजर सर्जरी। तो दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ डूइंग अ पैप्समियर टेस्ट एवरी 3 years। हर 3 साल के बाद पैप्समियर कराते चले जाएंगे। तो अगर किसी को वो डेवलप होगा भी तो प्री कैंसरस स्टेज में होगा जब वो क्योरेबल है। और साथ में हम अगर HPV टेस्ट कराते हैं, तो जो अगर किसी को HPV इन्फेक्शन है जो स्पेसिफिकली कैंसरोजेनिक टाइप्स है HPV के, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि हाई रिस्क है। तो उनमें फिर हम थोड़ा सा क्लोज फॉलोअप कर लेते हैं। तो अगर HPV DNA और पैप्समियर दोनों नेगेटिव हैं, नॉर्मल हैं, तो फिर ये टेस्ट को हम 5 साल से पहले रिपीट भी नहीं करने की जरूरत होती। बिफोर आई प्रोसीड अहेड मैम, जनरली हमें यह क्या लगता है कि कैंसर इज क्योरेबल फॉर ओनली पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी। ये लोगों के दिमाग में एक मिथ है, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने अभी बात करी आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सो वन ऑफ द लीडिंग TV एक्टर हिना खान हैड अ ब्रेस्ट कैंसर, शी सर्वाइव्ड दैट एंड नाउ शी इज पोर्ट्रेड एज अ हीरो फॉर सर्वाइवर। सो ये सबके लिए इजीली डिटेक्टेबल है और सबके लिए ही इजीली क्योरेबल है, ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। The gist of the matter is कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर वो क्योरेबल भी होगा। अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डिटेक्शन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आइडली अगर हम बोलें तो हमें किसी भी लेडी को, एक 20 अबव की लेडी को, ये सारे टेस्ट जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट करा लेने चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर जो है HPV वैक्सीनेशन भी अभी अवेलेबल है, right, लड़कियों के लिए। तो HPV वैक्सीनेशन की रेकमेंडेड एज है बिटवीन द एज ऑफ 11 to 14। तो 11 to 14 ईयर्स के बीच में जब लड़कियों को वैक्सीनेशन दिया जाता है तो सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत होती है और वो मैक्सिमम इफेक्टिव है। लेकिन फिर भी रेकमेंड करते हैं कि अगर किसी का उस टाइम में नहीं हुआ, जैसे कुछ लोग हैं जिनको उस समय मौका नहीं मिला, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो 45 ईयर्स की एज तक भी लगा सकते हैं। तो बेनिफिट, जितनी जल्दी वैक्सीनेशन किया जाए उतना मैक्सिमम बेनिफिट है। बढ़ती एज के साथ बेनिफिट कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला अर्ली एज में हमने इंजेक्शंस दे दिए, सो क्या जब वो शी इज रीचिंग द एज ऑफ 40 तो दोबारा उसको इंजेक्शंस लेने की जरूरत है? अगर किसी का हाई रिस्क बिहेवियर है
Okay. पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं या उस तरह का है, तो वो 45 के बाद भी ले सकते हैं। तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग 2 डोजेस अगर एक 13-14 इयर्स के पास में देखो 2 डोजेस तो 13-14 इयर्स के बीच में लगेगी, और अगर आपने उसके बाद वैक्सीनेशन कराया है तो फिर 3 डोजेस लगती है। 3 डोजेस लगते हैं। 3 डोजेस। एंड देयर आर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया जहां पे वो बॉयज को भी वैक्सीनेट करते हैं और गर्ल्स को भी वैक्सीनेट करते हैं। तो उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि द सेम वायरस डज कॉज कैंसर ऑफ द पेनिस इन बॉयज एंड कैंसर ऑफ द एनस आल्सो, बट इट इज मच लेस कॉमन। सर्वाइकल कैंसर इज मोर कॉमन। सेकेंडली, वो ट्रांसमिशन तो बॉयज गर्ल्स की आपस में हो रही है ना। True. तो ऑस्ट्रेलिया में अब कैंसर सर्विक्स इतना रेयर हो गया है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको प्रैक्टिस ही करनी मुश्किल हो गई है। दे हैव नेवर सीन इन देयर लाइफ टाइम कैंसर सर्विक्स का कैसा केस होता है, कैंसर सर्विक्स की बायोप्सी कैसी होती है। सो दे आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन HPV DNA टेस्टिंग, क्योंकि कैंसर उनके हाथों खत्म हो गया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट लेटर टाइम्स कि इंडिया में भी शायद कभी इंडिया में भी हो जाए, ऐसा हो सके। ये तो मैम मेजर हमने बात करी कैंसर्स की, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और किस तरह के कैंसर वुमेन में हो सकते हैं विच कैन लीड टू lot of other diseases also later on कि वो बड़ी threatening है। देखो यूट्रस का कैंसर, before I proceed मैम for the viewers, क्या ओवेरियन कैंसर के केस में हम, क्योंकि बात बहुत सारी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं, एक वुमेन को एग फ्रीजिंग करा लेनी चाहिए टाइमली? देखो यंग एज में जब कैंसर होता है तो यूजुअली जो थेरेपीज होती हैं, खास करके जो कीमोथेरेपी वगैरह है, उससे एग्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी में। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें आज तक पहले नहीं मिली थी, बट हाँ, तो कीमोथेरेपी, बहुत सारी कीमोथेरेपीज ऐसी होती हैं जो एग्स को डैमेज करती हैं, ओवरीज को डैमेज करती हैं। तो कीमोथेरेपी लगने के बाद अक्सर लेडीज को फिर अपने आप से नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इवन मेन में भी, जेंट्स में भी ऐसा होता है कि जब अगर उनको किसी कारण से कीमोथेरेपी मिले तो उनके टेस्टिस में स्पर्म्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जेंट्स में हम कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले, गोनाडोटॉक्सिक बोलते हैं, गोनाडोटॉक्सिक कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले उनके स्पर्म्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। और लेडीज में भी इस तरह की थेरेपी स्टार्ट करने से पहले उनको एग्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जैसे आपने खुद नोट किया है कि अब यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है, तो बहुत सारी लेडीज ऐसी हमारे पास आती है जिनके हम लोग जो है एग्स प्रिजर्व कर लेते हैं, फिर वो अपना कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करने के बाद में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद में जब उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर ऑल द लेडीज जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट सेकेंडली इफ समथिंग हैज अकर्ड इन देयर बॉडी, वी वुड रिकमेंड कि टाइमली वो एग फ्रीज करा लें। बिल्कुल, दैट इज वेरी एसेंशियल। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी इंडिविजुअल को जिसको अभी बच्चा चाहिए, अभी नहीं है या एक है और चाहते हैं, तो दे हैव टू गो थ्रू दी प्रोटोकॉल वेयर दे आर काउंसल्ड एंड ब्रीफ्ड एंड टोल्ड कि किस किस तरह से वो अपनी एग फ्रीजिंग। दिस इज व्हाट आई बिलीव इंडिया में भी इस तरह की काउंसलिंग होना शुरू हो जाना चाहिए। हो चुका है पर थोड़ा सा इंडिया में नंबर्स ज्यादा है, अवेयरनेस कम है, एंड लॉट ऑफ पीपल गिव अप। कैंसर के नाम सुनते ही वो गिव अप कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कैंसर का ट्रीटमेंट इतना इम्प्रूव हो गया है कि survival rates are now much better. You have to fight. If you are willing to fight, then you will probably come up with this. Okay. जैसे कि मैम बात करते हैं, apart from these 2 cancers, what are the other cancers which can harm our body and they are life threatening also? हाँ, तो हम लोग आज जो क्योंकि स्पेसिफिकली लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं, yes मैम, कैंसर्स कुछ तो ऐसे हैं जो जेंट्स में, लेडीज में कॉमन हो सकते हैं ना। तो लेकिन लेडीज में यूट्रस का कैंसर, एक तो यूट्रस का लोअर पार्ट हो गया जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, एक बॉडी ऑफ द यूट्रस का कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली वो भी बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एंड दैट इज डायरेक्टली very much related to being overweight. Both breast cancer and uterine cancer, जो endometrial cancer बोलते हैं, they are related to weight. Women who are overweight are more likely to have cancer of the breast and cancer of the uterus. Women who are overweight and have high blood pressure and diabetes again are more prone to have this. Women who have irregular periods, तो वो डायरेक्टली आपके पॉलिसिस्टिक ओवरी से रिलेट हो जाता है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज में वही सब होता है, ओवरवेट भी होते हैं, डिलेड पीरियड्स भी होता है, क्योंकि यूट्रस की जो अंदर इंटरनल कैविटी है, इंटरनल कैविटी की एक लाइनिंग होती है, वो जो लेयर होती है उसको हर महीने अगर वो पीरियड आने में क्लियर हो जाती है,
और अगले महीने नई लेयर बनी, वो भी क्लियर हो गई, देन द यूट्रस लाइनिंग स्टेज हेल्दी। वेयर एज इफ देयर आर डिलेड पीरियड्स, तो डिलेड पीरियड होने से वो यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, और थिक होने से फिर उसमें धीरे धीरे प्री कैंसरस और कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं। तो एज सच स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है यूट्रस के कैंसर के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, बट अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज अगेन प्रिवेंटेबल इफ यू हैव रेगुलर पीरियड्स। मतलब लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट से कि नहीं मुझे तो 2-3 महीने में ही आते हैं, यही मेरा नॉर्मल है। ऐसा किसी का भी नॉर्मल नहीं होता। सो यू कैन गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, यू डोंट इवन हैव टू गो एवरी टाइम। A good gynecologist will be able to tell you कि अगर आपके पीरियड्स इतने दिन डिले होते हैं तो आप ये गोली खा लीजिए, आपको 2 महीने नहीं तो 2.5 महीने में एक बार पीरियड आना चाहिए। सेकेंड इज what are the symptoms? So uterine cancer जो endometrial cancer है, that is a slow growing cancer once again. Right. तो वो भी अगर timely detect हो जाता है तो it is again curable. Life expectancy after first stage or second stage is 20 years, 30 years. It increases. हाँ, मतलब उतने साल आराम से इंसान जी सकता है लाइक अ नॉर्मल लाइफ। तो उसके लिए लेकिन सिम्टम्स, अगर किसी को डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं और डिलेड पीरियड्स के बाद बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या मेनोपॉज के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या ब्लीडिंग मेनोपॉज के बाद में कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, तो दीज आर सिम्टम्स विच यू शुड नॉट इग्नोर। ओके। और कैंसर ओवरी जो है उसके अक्सर कुछ सिम्टम्स होते ही नहीं, होते ही नहीं है। हाँ, that is why it is probably the worst of all these cancers and it is usually diagnosed late, क्योंकि उसके symptoms ही नहीं जल्दी से आते। symptoms क्या होते हैं? अफारा हो जाता है जी, खाना खाने के बाद गैस होती है, एसिड बनता है पेट में, अफारा हो जाता है। यूजुअली दीज आर दी ओनली सिम्टम्स। ओके। और इसीलिए अक्सर कैंसर ओवरी जो है 3rd स्टेज 4th स्टेज में डायग्नोज होता है। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी टेस्ट अवेलेबल, बट इफ you have a family history of cancer of the ovary, you have a family history of cancer of the breast. Yes. These are majorly 2 cancers which are hereditary. Then you have to be on high alert. You have to get screened. हाँ, there are tests also, genetic screening के लिए tests होते हैं। तो जिनकी family में breast cancer की history, especially young age वाला breast cancer, that can be hereditary. उसके लिए कुछ genetic testing होती है। तो वो genetic testing अगर positive निकलती है तो once the family is complete, you can get both ovaries and tubes removed. ओवरीज और ट्यूब्स रिमूव करने के बाद में फिर ओवरी का कैंसर तो नेचुरली कम चांसेस हो ही गए, ब्रेस्ट कैंसर के भी। जो एंजेलिना जोली, शी मेड बिग न्यूज बिकॉज शी न्यू दैट शी हैज दिस प्रॉब्लम एंड देन शी गॉट हर ओवरीज रिमूव्ड। ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली थी कि टाइमली इसका डिटेक्शन नहीं हो पाता, लेटर ऑन स्टेजेस में डिटेक्ट होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि हाँ किसी ने एक बार स्क्रीनिंग कराई, उसका कैंसर नहीं डिटेक्ट हुआ, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंटली और करा सकते हैं स्क्रीनिंग हम? देखो, कैंसर ओवरी की स्क्रीनिंग नहीं है, इट कम्स अप वेरी सडनली। तो अगर आप हर साल भी एक अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे तो भी इट डजंट मेक सेंस टू डू इट। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रेकमेंडेड। ब्लड टेस्ट रहता है CA-125, वो और बहुत सारे कारणों में बढ़ जाता है, तो इसीलिए भी रेकमेंडेड नहीं है। ये है कि सिम्टम्स आए, बट ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर इन टाइम फॉर अ चेकअप। और ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर फर्स्ट टाइम में नहीं डिटेक्ट हुआ, सेकंड टाइम कोई आ रहा है डिटेक्ट हो गया, ऐसा भी कई केसेस में होता होगा जब वो करते हैं। तो ये टेस्ट कितने रेगुलरली लोगों को कराने चाहिए? जो मैमोग्राफी जैसे मैं बता रही थी, एनुअल एग्जामिनेशन डॉक्टर से कराएं 20 से 40 साल तक। 40 साल की एज के बाद में जो है मैमोग्राफी once a year, or if not once a year, at least once in 2 years if you don't have any high risk factors. Then too you should get yourself screened. Oh yes, absolutely, absolutely. और अब तो क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो इट इज रेकमेंडेड मैमोग्राफी आप कराते चले जाएं। कोई भी लेडी अगर वो हेल्दी है, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 5 साल के लिए उसकी लाइफ हेल्दी है, वी एक्सपेक्ट हर टू लिव फॉर 5 more years, she should get a mammography done. Okay, ma'am, if there is some girl, rather a woman, she's around 20-21 and she's detected with either of the cancers, तो क्या ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो चीज़ें हैं ही, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या ये इनफर्टिलिटी की तरफ भी लेके जाती हैं? इनफर्टिलिटी, बिकॉज उसके पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, लाइक 30-40s तक का फॉर कंसीविंग। इनफर्टिलिटी इज अनफॉर्चुनेटली रिलेटेड विद सम ऑफ दीज कैंसर्स, जैसे यूट्रस का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये दोनों कुछ हद तक इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। अब ये कहना मुश्किल है कि इनफर्टिलिटी होने के कारण उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ या इट्स द अदर वे अराउंड कि एज इट इज उनके अंदर और हार्मोनल इश्यूज थे, इसीलिए उनको फर्टिलिटी भी नहीं हुई, उनको ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस का कैंसर भी हुआ।
तो बट लाइक वी ऑलरेडी स्पोक कि हम टाइमली उनके एग्स प्रिजर्व कर लेते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बिकम पेरेंट्स विद देयर, हाँ, शी कैन ऑल्सो बिकम अ मदर विद हर ओन एग if we take that stitch in time. A stitch in time saves right, 9 like right. So ma'am, that was a really great information that you imparted to all the people also today. Or I believe jitne log 20s ke hain and above 20s also, they get this like all the screening tests done timely. Any other suggestion ma'am that you would like to give people? तो WHO ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए. तो उनमें नंबर 1 है हेल्दी लाइफस्टाइल. सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज आल्सो वन कॉज फॉर इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ कैंसर. हेल्दी डाइट, तो बेसिकली ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट इज टू बी अवॉइडेड. तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट विच इज रिच इन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स, दैट इज गुड टू फॉर कैंसर प्रिवेंशन. एंड रेगुलर एक्सरसाइज. इसके अलावा कैंसर स्क्रीनिंग समय समय पे करानी चाहिए. HPV वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये 2 वैक्सीन हैं जो कैंसर ऑफ सर्विक्स और कैंसर ऑफ लिवर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. स्मोकिंग शुड बी एन एब्सोल्यूट नो, एंड एनीबडी इन द हाउस शुड नॉट स्मोक, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी रिस्क बढ़ता है. एल्कोहल शुड बी ऑल्सो अवॉइडेड, या एटलीस्ट एक्सेसिव alcohol intake should not be done. And finally, sexual habits should also be healthy. So these are the outlines given by WHO. Ma'am, thank you so much for this conversation, because enlighten तो करेगा ही लोगों को, and I believe now people would be more aware and timely tests जरूर कराएंगे. Thank you much. Thank you so much.